आज हम आपको बताने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग के बारे में, यानी कि शिक्षण के बारे में। इसमें हम आपको बताने वाले अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, प्रकार और शिक्षण के चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना, जिसका तात्पर्य है सिखाना। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी भी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंत प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र और पाठ्यक्रम, यानी कि शिक्षक छात्र को जो भी कुछ पढ़ाते हैं या जो भी कुछ सिखाते हैं वही शिक्षण कहलाता है। जिस भी माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम, यानी कि जिसके भी माध्यम से वो हमें सिखाते हैं वही शिक्षण कहलाता है। व्यापक अर्थों में शिक्षण का अर्थ। शिक्षण के व्यापक अर्थों से तात्पर्य उससे है जिससे व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है, अर्थात शिक्षण का व्यापक अर्थ वह है जिसमें व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक एवं निरौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है। इसमें शिक्षार्थी का जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी समस्त शक्तियों को उत्तरोत्तर विकास करता रहता है। व्यापक अर्थों में तीनों साधनों द्वारा। औपचारिक शिक्षा जो हम लोग स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों के द्वारा प्राप्त करते हैं, स्कूली शिक्षा, ये औपचारिक शिक्षा होता है। और एक अनौपचारिक शिक्षा जो हम लोग हमारे घर में आसपास वातावरण से सीखते हैं, वो हो गया अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा ये विद्यालय शिक्षा जो नहीं ले पाते हैं वो व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, वो महिलाएं होती है जो कामकाजी होती है, लेकिन वो औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा धन, समय और ऊर्जा व्यय नहीं कर पाते हैं। ये हो गया निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण के संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उसके व्यवहारों में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को कक्षा में कुछ ज्ञान या परामर्श दिया जाता। प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, अर्थात शिक्षक अपने अनुसार बालकों को शिक्षा देता था। इसमें बालक की रुचियों और अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता था, लेकिन अभी जो हो गया वर्तमान समय में शिक्षक बालक केंद्रित हो गई, अर्थात वर्तमान समय में बालक के रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। यह हो गया शिक्षण का संकुचित अर्थ। अब शिक्षण का प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति। चलिए, शिक्षण एक अंत प्रक्रिया है, यानी कि हमारे अंदर की जो प्रक्रिया होती है वही अंत प्रक्रिया। और शिक्षण शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षक छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रिया, ये तो हमें पता ही है। चलिए, शिक्षण एक तात्विक प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे? इसमें 3 साधन होते हैं। इसमें 3 साधन मतलब 3, जैसे छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षण की परिभाषाएं। इसमें बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। चलिए, रियांस दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ये किसने कहा? रियांस ने। गेज। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में
वांछित परिवर्तन लाना। चलिए तीसरा स्कैनर, ये शिक्षण पुनर्वर्णन की कॉन्टिजेंसीज का क्रम है। स्मिथ, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्देशित क्रिया है, मतलब शिक्षण का जो उद्देश्य होता है उसे निर्देशित क्रिया है। चलिए अब जेम्स एम थाइम, समस्त शिक्षण का अर्थ है सिखाने में वृद्धि करना। क्लर्क, शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। एडमंड एमिडन, शिक्षण एक अंत प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा तक होती है, जो शिक्षक व छात्रों के माध्यम कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से पानी होती है। मॉरिसन, शिक्षण एक परिपक्व व्यक्तित्व तथा कम परिपक्व के मध्य आप या घनिष्ठ संबंध संपर्क है जिसमें कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसर किया जाता है। अब 9 नंबर चलिए, केपी पांडे, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित क्रिया है। यह एक विशिष्ट विषय वस्तु की संरचना सहित सीखने वाले पर प्रभाव डालता है। अब बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यवस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। चलिए अब परिभाषाएं होंगी। अब शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के मूल्यतः 3 प्रकार होते हैं, तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और स्वतंत्रात्मक। ये 3 क्रियाएं हैं। तंत्रात्मक शिक्षण, इसके अंतर्गत शिक्षक का स्थान उच्च होता है, इसमें शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहीं छात्र का स्थान गौण होता है, इसमें शिक्षक को अपने अनुसार छात्र को विद्या का दान देता है। इसमें शिक्षक का आज्ञा का पालन छात्र को करना होता है। हालांकि इसमें रिस्क बहुत अधिक होता है, कारण यह बेहद ही प्राचीन शिक्षण प्रणाली है। इसमें शिक्षक के द्वारा छात्रों को गलत शिक्षा भी दी जा सकती है, क्योंकि इसमें शिक्षा प्रणाली में बालक को शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान पर तर्क वितर्क करने का अधिकार नहीं होता है। यह तंत्रात्मक शिक्षण। चलिए अब लोकतंत्रात्मक शिक्षण। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका बेहद ही अहम होती है। इसमें छात्र शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान पर तर्क वितर्क यानी कि सवाल जवाब कर सकता है। इसमें शिक्षक को छात्र के विचारों का भी सम्मान करना पड़ता है। पौराणिक समय में शिक्षा एक लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली थी, जिसमें शिक्षक द्वारा दिए गए शिक्षा पर विचार करना, उस पर प्रश्न करना विद्यार्थी का अधिकार था और शिक्षक का कर्तव्य भी था कि वो बालकों को द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे, जिससे कि वो कभी भी किसी बात को लेकर असमंजस में ना रहे। इसी के साथ ही वर्तमान शिक्षण प्रणाली को लोकतंत्रात्मक शिक्षण के रूप में देखा जा सकता है, कारण इसमें बच्चों को पाठ्यक्रम के विषयों पर तर्क वितर्क करना सिखाया जाता है। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं और उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। यह है लोकतंत्रात्मक शिक्षण। चलिए अब आगे स्वतंत्रात्मक शिक्षण होते हैं। ये स्वतंत्रात्मक शिक्षण नवीन शिक्षण पर आधारित है, जिसमें शिक्षक छात्र के स्थान मित्र की तरह व्यवहार करता है और इसमें छात्र बिना दबाव में आकर सीखता है।
इसमें छात्रों के रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। आज की आधुनिक शिक्षण प्रणाली स्वतंत्रात्मक शिक्षण पर आधारित है, जिसमें बालक को पूरा अधिकार है कि वो अपने रुचि के अनुसार किसी भी विशेष विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चाहे तो वो अपनी रुचियों को बढ़ा सकता है। और आज की शिक्षण प्रणाली का मूल उद्देश्य बालकों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना ही है। यह शिक्षण प्रणाली में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता है। हालांकि इसमें भी बालक और शिक्षक एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। शिक्षण के प्रकार हो गए। अब चलिए शिक्षण के चर। इसमें भी 3 चर हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। ये 3 चर हैं। चलिए स्वतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट स्वतंत्र मतलब पता है कि एकदम स्वतंत्र होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। और आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट कौन है? शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है। यानी कि छात्र जो होते हैं ना, वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे? शिक्षक के ऊपर। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था व प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। हस्तक्षेप चर शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि हस्तक्षेप करते हैं। अब इनके कार्य देखते हैं। शिक्षण चरों के जो कार्य होते हैं ना, वो देखते हैं। शिक्षण चरों के कार्य। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण तथा छात्र हस्तक्षेप चरों के माध्यम से निम्नांकित कार्य करते हैं। 3 ये निदानात्मक क्रियाएं या कार्य बोल सकते हैं। चलिए उपचारात्मक क्रियाएं और मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं। निदानात्मक क्रियाएं या कार्य, इसमें छात्रों को पूर्व ज्ञान की जानकारी यानी कि इससे पहले से ज्ञान की जानकारी। छात्रों को ज्ञान देने से पूर्व अध्यापकों को यह जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थियों के विषय के बारे में पूर्व ज्ञान कितना है। इसके लिए वो विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान की जांच करता है तथा विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है। दूसरा है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान परीक्षा से ही अध्यापक शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, क्योंकि पूर्व परीक्षा से उससे पता चलता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। पाठ्य विषय का विश्लेषण। अध्यापक पाठ्य विषय अथवा वस्तु का विश्लेषणता करता है। अब चौथा है तकनीकों तथा विधियों की जांच। अध्यापक उन तकनीकों, विधियों तथा सहायक साधनों की जांच करता है जिनका प्रयोग करके उन्हें शिक्षण कार्य करना होता है, क्योंकि ऐसे किए गए बिना वह उचित शिक्षण नहीं दे सकता है। निजी योग्यताओं एवं क्षमताओं की जांच। शिक्षण कार्य की सफलता का पता लगाने के लिए अध्यापक स्वयं अपनी योग्यताओं, अपनी कुशलता तथा क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। अब ये उपचारात्मक क्रियाएं। उचित सामग्री का चयन। इसमें कुछ सामग्री का चयन करता है। देखिए, सर्वप्रथम अध्यापक उचित सामग्री का चयन करता है, फिर उसे आवश्यक इकाइयों में विभक्त करता है ताकि वह सही ढंग से शिक्षण करे। व्यवहार में उचित परिवर्तन। विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों तथा विद्यार्थियों को न केवल आयोजन करता है बल्कि उनका उचित प्रयोग भी करता है।
प्रतिपुष्टि की प्राप्ति। अध्यापक विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि होगा इसमें, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त करने के लिए सही विधियों का चयन करता है। विद्यार्थियों के विचार विमर्श, विद्यार्थियों के सहयोग पाने के लिए अध्यापक कुछ ऐसी विधियों का आयोजन करता है कि विद्यार्थियों का साथ विचार विमर्श किया जा सके। अब मूल्यांकन का कार्य। निरात्मक तथा उपचारात्मक कार्यों की सफलता का पता लगाने के लिए मूल्यांकन कार्य जरूरी होता है। अध्यापक ने निर्धारित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसकी जानकारी मूल्यांकन से ही हो सकती है। अतः मूल्यांकन का कार्य केवल अध्यापक ही करता है। मूल्यांकन के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।